आप अगर ये निर्भर है कि हमारा काम विद्या और काका से चल जाएगा तो अभी टाइम है बेटा, सुधर जाओ, समझ लो। अगर 100 रुपए में ही सब कुछ मिलता होता तो कुमार मित्तल और बालाजी 1000 में ना बिकती। बताइए इसमें क्या रटने वाला है जो आप लोग रटते हैं, कहते फिजिक्स बिना रटे समझ में नहीं आती। बताइए इसमें क्या रटना है? आपके आंखों के सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए ये कितने इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक चल रहे हैं कि पढ़ाते हुए हमें गर्मी आ रही है। अब आप सोचिए आपको तो पेपर देना, आपको तो छोड़ देना चाहिए पेपर में। ये सब पहुंचे क्या आ रहा है, अच्छी स्थिति में क्या है, कुछ नहीं। पेपर में दिखे अच्छी स्थिति, कुछ नहीं। ये तो हमारे शिवपाल सर पढ़ाए थे, इसमें कुछ है ही नहीं, रटने जैसा कुछ नहीं। अभी तो हमको 2 मिनट में निपटा देंगे। देखिए कितनी इस ठंडे में इतनी गर्मी आ रही है पढ़ाते हुए, कितने हॉट टॉपिक आपके चल रहे हैं। ये पेपर में पक्का छपेगा बेटा। द टॉपर्स जोन के मिशन 30 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और आप इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं आजकल, जिसमें आप देखेंगे पहला चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो पहले चैप्टर में तो 3 ही टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बनना तय है। और ये क्वेश्चन तीनों टॉपिक में कोई ना कोई टॉपिक आपके पेपर में टकराएगा, ये आप लिख के रख लो। और ये हमेशा आता ही आता है। जो आपके 7 सेट बनने वाले हैं यूपी बोर्ड में, उन 7 सेट में से कम आप ये मान के चलो कि 4 सेटों में इन तीनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक लिखा रखा है। पहला, द्विध्रुवों के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे आएगा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है किसी विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, जिसका फार्मूला आता है टाउ बराबर PE sin थीटा। अगर ये डेरिवेशन आएगा ही आएगा, अगर नहीं आता तो इससे ऑप्शनल क्वेश्चन कहीं नहीं जाता है। इस क्वेश्चन से आना तय है। आप ये पूरा कंप्लीट आज का लेक्चर देखिए, इसमें से आपको पेपर में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और आपको जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, रटने की हैबिट छोड़ दीजिए। जितना फिगर बनाते टाइम हमारे द्वारा बोला जा रहा है उसी बात को आप ध्यान से सुनिए। जो जो फिगर में किया जा रहा है उसी चीज़ को आपको ध्यान से सुनना है और उसी को लिखते हुए चले जाना है। कहाँ पे हमें क्या लिखना है, कुछ भी इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। कब हमें माइनस किधर लेना है, प्लस किधर लेना है, आप कोई टेंशन नहीं है। जैसे मन करे, जैसे हम लोग अपने मन के राजा होते हैं ना, जैसे मन करे जिससे बोले बतियाए, मन करे जहाँ चले जाए, सेम उसी तरीके से द्विध्रुव में आवेश का कोई रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। चाहे आप पहले प्लस को ले लें, चाहे माइनस को ले लें, तो उसी तरीके से आज हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या है, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में है बहुत आसान। 2 चीज़ें अगर उसमें क्लियर पता चल जाती है, एक cos थीटा की वैल्यू निकालना और दूसरा आवेशों से बिंदु P की दूरी निकाल लें आप। और तीसरा पॉइंट बच जाता है घटकों में वियोजन। तो भाई ये तो मान के चलते हैं कि आप फर्स्ट ईयर तो दम लगा के पढ़े ही हैं, और ना ही कुछ भी होता है फर्स्ट ईयर तो ही बच्चे सदिश और अदिश और विमा तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो आपको घटकों में वियोजन तो बहुत अच्छे से आता होगा, और अगर नहीं भी आता होगा तो आज हम कुछ क्लियर कर देंगे थोड़ा बहुत जो आपका कन्फ्यूज़न होगा। तो आगे देखिए क्या होता है। अब इसमें क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पे ध्यान दीजिएगा। कौन सी? निरक्षीय स्थिति। हमें क्या निकालना है, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस पर निकालना है? तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप समझेंगे निरक्षीय स्थिति होता क्या है। क्या समझेंगे? निरक्षीय स्थिति होता क्या है। देखिए अच्छा, द्विध्रुव तो अब हम सबको पता है, क्यों? जो कल बताया गया था द्विध्रुव क्या है। कुछ बातें हैं दिमाग में कि बस फालतू की बातें ही दिमाग में रखे हो, कभी काम की चीज़ें भी दिमाग में रखा करो, थोड़ा बहुत काम आपके यही आएंगे। ठीक, तो देखिए द्विध्रुव क्या है। एक बार थोड़ा सा हम लोगों को पता है कि मान लेते हैं, हमें समझना है निरक्षीय, तो मान लेते हैं कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, जो -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2L मीटर है। देखिए ये रेखा जो होके जाता है, इसे हम लोग कल पढ़ लिए, कौन सी रेखा, अक्ष रेखा। अब इस द्विध्रुव का हम क्या खींच दें, लंबार्धक। लंबार्धक का मतलब है कोई भी ये लाइन है, इस लाइन का लंबार्धक खींचने वाला, मान लो ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है, इसमें आधे से अधिक दूरी हम ले लेते हैं।
चाप लगाते हैं ऊपर और नीचे, मतलब 6 है तो हम 4 का ले लेते हैं मान लो, और दोनों बिंदुओं से रख के जहाँ पे काटते हैं, जब इस बिंदु को हम मिलाते हुए जाते हैं तो जो ये बिंदु बनेंगे वही हमारे क्या है, निरक्ष रेखा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा द्विध्रुव है इसके लंबार्धक रेखा पर कोई बिंदु स्थित है। क्या स्थित है? लंबार्धक क्या होगा? द्विध्रुव की जो भी लंबाई, इसके अक्ष पर आधे से अधिक लंबाई मान के ऊपर नीचे चाप लगाओ दोनों तरफ से बिना बदले। जिस बिंदु जो जाती हुई रेखा जाएगी, ये रेखा हमारी क्या है? निरक्ष रेखा। इसके निरक्ष रेखा पर कोई भी बिंदु होगा, इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पूछा जाए निरक्ष रेखा क्या है तो बता लेंगे, द्विध्रुव के लंबार्धक रेखा पर जो स्थित रेखा है या उस पर जो भी बिंदु पाए जाएंगे उन सभी बिंदुओं को हम क्या बोलेंगे? निरक्षीय स्थिति बोलेंगे। ठीक, तो देखते क्या इसमें, देखिए जो जो सब फिगर बनाया जाएगा लिखा जाता है वही सेम आपको लिखना भी है। जैसे मान लेते हैं, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है? 2l मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्ष रेखा पर, मध्य बिंदु O से किस पर? निरक्ष रेखा पर एक बिंदु क्या स्थित है? यहाँ पर P स्थित है। इस बिंदु P पर ही हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना बोलेंगे। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। द्विध्रुव -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है। इनके मध्य बिंदु O से निरक्ष रेखा पर r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बताइए इसमें क्या रटने वाला है? जो आप लोग रटते हैं, कहते हैं फिजिक्स बिना रटे समझ में नहीं आती। बताइए इसमें क्या रटना है? आपके आंखों के सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ आपको क्लियर है। इसमें क्या है? एक द्विध्रुव है AB, माध्यम परावैद्युतांक इसका K, किससे बना है? -q +q, बीच की दूरी 2l मीटर, मध्य बिंदु O है, r दूरी पर क्या है? एक बिंदु निरक्ष रेखा पर P स्थित है जिस पर क्या निकालना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाषा लिख लेंगे। अब देखिए हम लोगों को पहले से ये पता है कि हम तीव्रता उन्हीं बिंदुओं पर ज्ञात कर सकते हैं जिनकी हमें डायरेक्ट दूरी पता हो। अब हमें तीव्रता निकालना है बिंदु P पर, आवेश है यहाँ और आवेश है यहाँ। क्या आवेश से डायरेक्ट दूरी पता है? जी नहीं पता। अब अगर डायरेक्ट दूरी नहीं पता है तो आप निकालेंगे कैसे? हम आपको निकालना भी सिखा देते हैं। रटने के भरोसे आप मत रहिए। फिजिक्स में जो कुछ भी आप कंसेप्चुअल चीज़ें समझ के चलिए। अब इसमें देखिए क्या है, अगर निकालना है थोड़ा सा देख लीजिए क्या है, कैसे आएगा, ये दूरी हमें कैसे मिलेगा। तो अब हम लोगों को ये पता है कि जब ये 2l है तो ये मध्य बिंदु है तो ये कितना बन जाएगा? l। अच्छा ये भी कितना हो जाएगा? आपका l हो जाएगा। अब आप बताइए क्या ये त्रिभुज की में अगर बात करें तो ये कोण कितना? 90। ये थीटा, 90 के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब, जो बचा वो क्या है? आधार। अब आप बताइए जब आपको लंब पता है, आधार पता, तो क्या कर्ण मिल जाएगा? कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय जब आप लगाएंगे तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप बताइए लंब कितना? तो r का स्क्वायर, आधार कितना? प्लस l का स्क्वायर। हमें ये कर्ण स्क्वायर पता, हमें कर्ण स्क्वायर है, हमें कर्ण चाहिए। जब हमें कर्ण निकालना है तो इधर का क्या हो जाएगा? √r² प्लस l स्क्वायर। तो आप समझ गए, ये बात रटना नहीं है, आपको ये देखना है कि ये आता कहाँ से है। तो ये क्या हो जाएगा? 90 के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब, तो ये l हो गया आधार, ये हो गया लंब। हमें कर्ण निकालना है, क्या लगाएंगे? पाइथागोरस PGT थ्योरम। क्लियर है? अब ये मान कहाँ से आ गया? तो हम लोगों का पहला प्राथमिक कार्य यही होता था कि ये मान कैसे पता करेंगे, दूरी कैसे आएगी। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि ये दूरी क्या है? r² प्लस, ये दूरी पता चल गई कि √ क्या है? r² प्लस l स्क्वायर। अच्छा इसको अब आप समझ लेंगे तो इसको आप पेपर में नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए बताया कौन सा लंब, कौन सा आधार और कौन सा कर्ण। नहीं तो आप पेपर में लिखने लोगों पता लगे। तो देखिए हम लोगों को आवेश से पता दूरी पता चल गया कितना? √
आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब आप बताइए, जो थ्योरम पहले आप जो फार्मूला पढ़ के आ चुके थे कि कोई बिंदु आवेश है Q, इससे दूरी R है और यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करना, तो क्या अब ये बन गया। अब आप देखेंगे माइनस Q आवेश, यहाँ से दूरी बिंदु P है, दूरी क्या है R की जगह पे √R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ऐसे यहाँ से भी देख लेंगे, आवेश Q है, दूरी इतना है, तीव्रता निकाल लेंगे। अच्छा, दूसरी बात आपको ये कई बार समझ में नहीं आता किधर किसकी दिशा। अब आप चाहे जिसके कारण E1 मानो, चाहे जिसके कारण E2 मानो, बस आप ये ध्यान रखना कि जो प्लस आवेश है तीव्रता उससे दूर, और जो माइनस आवेश है तीव्रता उसकी ओर। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कि जो प्लस Q आवेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी मान ले रहे हैं क्या है, तो E1 है। अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके प्लस Q के कारण E1 मानेंगे तो तीव्रता की डायरेक्शन इससे दूर, बोलो इससे दूर का मतलब यही तो जाएगा, ये हमारा डायरेक्शन किसका हो जाएगा, E1 का। अच्छा, अगर हम E2 मानेंगे तो E2 इधर होता है माइनस Q के कारण, तो बोलिए E2 का डायरेक्शन इधर। अब आप बताइए, ये E1 बन गया और ये क्या बन गया, E2। तो E1 E2 तो आप निकाल लेंगे, क्योंकि यह पता है Q से इतनी दूरी पर हमें E2 मिल जाएगा, इतनी दूरी पर हमें E1 मिल जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि E1 इस साइड में और E1 इधर, अगर इसको ठीक से देखा जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बनते हैं। अब जब दोनों की दिशाएं विपरीत होंगी तो इनको हम क्या करते हैं, घटकों में वियोजन। क्या करेंगे, घटकों में वियोजन। और घटकों में वियोजन आप फर्स्ट ईयर में बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। जो साइड थीटा से लगी होती है वो कास में टूटता है, और जो थीटा से दूर होता है वो साइन में टूटता है। तो ये लाइन अगर हम क्या करें, इसको घटकों में जब आप वियोजित करेंगे, चलिए दूसरे कलर से देखते हैं। जब आप इसको घटकों में वियोजन करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा आपका 36 घटक। और ये आपका टूटेगा ऊर्ध्वाधर घटक। अब आप देखेंगे, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा। अब पूरा अगर लंबवत की बात करेंगे तो यहां से यहां तक ये 90, जो साइड थीटा से लगा वो कास, जो थीटा से दूर वो साइन। तो ये किस में टूटता है, E1 साइन थीटा। ये किस में टूटेगा, E1 साइन थीटा। ये E2, अब अगर ये थीटा से भुजा लगा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा से जुड़ा तो ये टूटेगा कास, ये किस में टूटेगा, साइन। ये क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा। अच्छा, इस पर दोनों क्या हो जाएंगे अब आपके, E1 कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा। बोलिए फिगर यहाँ तक क्लियर है, कौन क्या होगा, कौन E1 होगा, कौन E2 होगा। चलिए ठीक, अब हम लोग देखते हैं। तो भाषा एक बार देख लीजिए, लिखना क्या है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक ऐसे माध्यम में है जिसका परावर्तनांक K है, द्विध्रुव माइनस Q तथा प्लस Q से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 12 मीटर है। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्लियर। अब हम लोगों को ये दूरी नहीं पता था, किससे निकालनी है, आप थोड़ा पहले देखेंगे 1-2 मिनट के वीडियो का तो आपको पता चल जाएगा कैसे मिल गया। ये याद भी रख सकते हैं, √R स्क्वायर यल स्क्वायर। अब हम लोग E1 E2 आप स्वतंत्र है, हमने मान लिया प्लस Q के कारण E1 है तो इसका डायरेक्शन इधर, चूंकि इससे दूर जाएगा, इसके कारण हमने E2 माना, माइनस के कारण इसके तरफ चला आएगा। अब यहाँ देखेंगे तो E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, दोनों की क्या है, दिशाएं विपरीत। जब दो सदिश विपरीत दिशा में होते हैं तो घटकों का वियोजन करते हैं। जब इनको घटकों में वियोजन करेंगे तो ये थीटा, ये 90 पूरा बनेगा। जो भुजा थीटा से लगा वो साइन में, कास में टूटेगा, जो थीटा से दूर वो साइन में। ये टूट गया E1 साइन थीटा, ये टूट गया E2 साइन थीटा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। अब आप देखिए डेरिवेशन में कुछ बचा नहीं, जब आप इतनी बातें जान जाते हैं तो। अब आप देखेंगे क्या है, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। माना द्विध्रुव -Q तथा
प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 12 मीटर है। अब आगे देखेंगे, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर निरक्ष रेखा पर एक बिंदु P, निरक्ष रेखा पर एक बिंदु P, निरक्ष रेखा पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बोलिए, यहाँ तक भाषा में कोई दिक्कत हो तो बताइए। जो भाषा लिखाया गया है आपको सेम वही आपको लिखना है। अब इसमें मान लेंगे क्या है, माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी √r + l तथा प्लस क्यू से भी दूरी कितना है, √r + l। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट हम ले सकते हैं। तो लिख देते हैं माना, या चूंकि लिखेंगे, चूंकि बिंदु पी की आवेशों माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से दूरी क्या है, √r² + l² है। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे डेरिवेट करेंगे। देखिए, अब हम क्या निकाल लेंगे, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आप देखेंगे तो हम लोग इसके कारण अगर E1 मानेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0। अच्छा, माध्यम अगर मान लिए हैं कि माध्यम परावैद्युतांक के है, तब तो आप के लिखेंगे नीचे। अगर ये भूल गए हैं भाषा लिखते टाइम तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं कि उसमें काटा पीटी दुनिया भर का उसी में बताते रहो। तो जो छूट गया वो छूट गया, क्लियर आप लिखिए। तो इसमें ये क्या आ जाएगा के। अब आवेश क्यू है, दूरी क्या है आर की जगह पे, √r² + l²। अच्छा, फार्मूला क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण तो होता था 1/4πε0 Q/r², तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर अंडर रूट को क्या करेगा, हटा देगा, तो क्या बच जाएगा 1/4πε0 के Q/ में क्या हो जाएगा, ये r² + l²। मान लेंगे इसको समीकरण। अच्छा, इसका डायरेक्शन आप जरा देख लीजिए किधर होगा फिगर में। तो क्या है, प्लस क्यू आवेश है तो इससे दूर मतलब हम कहेंगे बीपी की ओर। तीसरा किधर होगा, बीपी की ओर। अच्छा, अब आप इसी प्रकार निकाल लेंगे किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण अगर इसको E2 मानेंगे तो E2 क्या आएगा, 1/4πε0 के, ये क्या आ जाएगा Q/, ये भी क्या बन जाएगा, दूरी तो वही है तो r² l², समीकरण 2 मान लेंगे। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी माइनस क्यू आवेश के कारण हो तो P से किधर होगी, A की ओर, तो हम क्या लिखेंगे PA की ओर, PA की ओर। अच्छा, अब आप देखेंगे हम क्यों बात कर रहे थे घटकों में वियोजन करेंगे, तो बताइए E1 और E2 दोनों का मान बराबर। बोलिए, जो यहां लिखा सेम यहां लिखा, मतलब दोनों का मान क्या है आपका, बराबर। जब दो चीजें बराबर हो जाएं, दोनों व्यक्ति जब बराबर हो जाते हैं, बराबर का हिस्सादारी हो जाता है, तब क्या करते हैं,
आराम से बटे तो बटे, नहीं तो तीसरे को बुला कर लाओ, वो क्या करे, बांट के चले जाए। तो जब इन दोनों के मान बराबर लेकिन दिशाएं विपरीत हैं तो इनको किसमें तोड़ा जाएगा, घटकों में। जब घटकों में तोड़ देते हैं तो आप देखिए किसमें तोड़ देते, ये टूट जाएगा साइन लंबवत घटक साइन में और क्षैतिज घटक कॉस में। ये अपना समझ पाया। तो भाई थीटा के सामने, थीटा से जो जुड़ा हुआ है वो कास, जो थीटा से दूर वो साइन। तो अब देखेंगे E1 कास और E1 साइन। लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम घटकों में तोड़ रहे हैं, तोड़ने के बाद आप देखेंगे अगर मूल बिंदु इसको माना जाए तो ये E2 साइन थीटा है और ये E1 साइन थीटा। अब आप E1 E2 दोनों का मान देखेंगे तो हम लोग देख क्या रहे, बराबर है। जब E1 E2 दोनों का मान बराबर, ये जितना ऊपर वो इतना नीचे, यानी विपरीत दिशाएं में। जब दो सदिश जिनके परिमाण बराबर, दिशाएं विपरीत, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जो तीव्रता बचती है किसके कारण, क्षैतिज घटक के कारण बचती है। देखिए क्या लिखा जाएगा यहां, देखिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनको घटकों में वियोजित करेंगे। देखो, चूंकि E1 व E2 परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण इनका घटकों में वियोजन करने पर क्या किया जाएगा, इनका घटकों में वियोजन करने पर, जब इनका घटकों में वियोजन करेंगे करने पर E1, जैसे कह ले, इनका घटकों में वियोजन करने पर इनके ऊर्ध्वाधर घटक, इनके ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा व कौन से E2 साइन थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण, व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देते हैं। जबकि समांतर घटक या क्षैतिज भी कह सकते हैं, कौन कौन से, E1 कौन से समांतर घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा जुड़ जाते, E2 cos थीटा आपस में क्या होंगे, ये जुड़ जाते हैं। कारण क्योंकि इनका परिमाण और दिशाएं दोनों क्या हैं, समान है। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या निकालेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा कास घटक। तो E अब कहेंगे जो E आएगा वो किसके बराबर, E1 cos थीटा प्लस किसके, E2 cos थीटा के बराबर। अब आपको E1 E2 दोनों का मान पता है, दोनों का मान समान है। जब ये भी बराबर ये भी बराबर तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 2E1 E2 cos थीटा। या मान रख लीजिए E1 क्या आया था, 1/4πε0 के, क्यू अपान में क्या आ जाएगा, तो √r² प्लस L²। अच्छा, दोनों में cos थीटा कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे। अभी E2 का भी देखेंगे तो क्या आया था, 1/4πε0 के, और ये क्यू अपान में क्या था, r² प्लस L²। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या ले लिए हम, cos थीटा। अब आप देखेंगे जितना ये उतना ये, जब ये 2 बार लिखा है तो इसको क्या लिख देंगे हम, 2 लिख सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं 2 बार 1/4πε0 के, इसको हम लिख सकते हैं 2q अपान में r² प्लस L² और इंटू क्या आ जाएगा, cos थीटा। फिर मामला फंस गया क्या,
अब हमें अगर cos थीटा का मान पता चल जाए तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर cos थीटा का मान ना पता चल पाए तो कैसे? तो आप देखेंगे cos थीटा कैसे निकालेंगे। तो अच्छा, हम लोग इससे पहले भी निकाल चुके हैं मान, जैसे अभी हम लोग निकाले थे साइन cos का, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम मान निकाल लेंगे। तो देखिए ग्राफ पे आ जाइए फिर। अब अगर इस फिगर में आप देखेंगे थोड़ा सा, अब आप देखिए अभी हम लोग जस्ट इसका नामकरण करते हुए निकले थे कि अगर यहाँ की बात करें तो ये क्या था, 90 की सामने की भुजा क्या था, ये कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब, ये क्या था, आधार। अब चाहे जिसमें हम cos थीटा निकालना है cos थीटा लगा लीजिए। cos थीटा बराबर क्या होगा, किसी भी त्रिभुज में चाहे जो त्रिभुज ले, हम मान लेते हैं POB ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, POB अगर ले लेते हैं तो इसमें cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आप बताइए आधार क्या है, तो L, कर्ण क्या है, √r² प्लस L²। तो cos थीटा का मान क्या पता चल गया, L अपान में √r² प्लस L²। अच्छा, चाहे इसको cos यानी ये अंडर को चाहे अंडर लिखो और चाहे अंडर ना लिखना चाहो तो घात में क्या लिख सकते हो, r² L², 1/2 क्या लिख सकते हैं, 1/2। बोले क्लियर है। cos थीटा निकाल लेंगे, चाहे आप इस त्रिभुज से निकाल लें चाहे इस त्रिभुज से, या आप याद भी रख सकते हैं। याद करने से अच्छा आप निकालना सीखिए। ये हो जाएगा कर्ण, ये लंब, ये आधार, आप cos लगा के तुरंत क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो आप लोगों को पता चल गया कितना, cos थीटा का मान क्या, L अपान √r² प्लस L² का होल पावर 1/2। तो यहाँ पे cos थीटा का मान आप निकाल के रख देंगे, तो 1/4πε0 के, यहाँ पे हो जाएगा 2q, और ये लिखा r² प्लस L² और इंटू क्या आ गया, L अपान में r² प्लस L² का होल पावर 1/2। अच्छा, अब आप देखिए कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों का आधार समान है, इसका घात कुछ नहीं तो 1 है, इसका घात 1/2। तो आप बताइए आधार समान घातें जुड़ेंगी, जब 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो ये 3 कितना आ जाता है, 2, कितना आ जाएगा। तो इसको हम इकट्ठा अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, E बराबर 1/4πε0 के। अच्छा, ऊपर का गुणा करें तो क्या, Q × 2L लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो r² प्लस L² का यहाँ घात 1, यहाँ 1/2, तो घात कितना बन जाएगा, 3/2। अच्छा, आप बताइए Q × 2L किसके बराबर, बोले Q × 2L किसके बराबर, याद कीजिए, वैद्य द्योधरो आघूर्ण। तो द्योधरो आघूर्ण क्या था, P बराबर Q × 2L। तो यहाँ किसका मान रख देंगे, यानी जहाँ पे Q × 2L है वहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, P का मान, क्या लिख सकते हैं, P। अच्छा, जब यहाँ हम लोग P लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा, E बराबर 1/4πε0 के, यहाँ हो जाएगा P और अपान में क्या आ जाएगा, √r² प्लस L² का होल पावर क्या, 3/2। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है तो अब आगे, जैसे कल हम लोग कंडीशन लिए थे यहाँ पर भी ले लेंगे। यदि क्या हो जाए, यदि L का मान R की तुलना में बहुत छोटा हो तो L² को नगण्य मान सकते हैं। जब L² का मान नगण्य ले लेंगे तो अब आपको फार्मूला क्या मिल जाएगा, E बराबर क्या आया था, 1/4πε0 के, ऊपर आपको मिल गया P। अच्छा, नीचे देखेंगे तो L का मान जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा r², 0 का स्क्वायर होल पावर क्या, 3/2। ओपन करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1/4πε0 के, ये हो जाएगा P, और ये R का स्क्वायर और ये 3/2, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। जब 2 से 2 कट जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 के, और ये P अपान क्या आएगा, r³। यही क्या है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि क्या ले लिया जाए, निर्वात और वायु के लिए कितना, अगर माध्यम ना हो तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि निर्वात अथवा वायु के लिए अगर बात करें तो K बराबर कितना, 1 होता है। जब निर्वात और वायु के लिए K बराबर 1 होता है तो फिर क्या मिल जाएगा, E बराबर 1/4πε0 और P अपान क्या है तो r³, सॉरी E बराबर। तो आपको यही क्या है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम।
यहाँ से देखेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं, अर्थात जो ई है द्विध्रुवों के कारण जो तीव्रता है वो तृतीय घात के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती यानी तृतीय घात पर निर्भर करता है। बोले निरक्षीय स्थिति में कहीं कोई समस्या है तो आप बताइए। आप देखिए हम लोगों का क्वेश्चन क्या था, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग यहाँ समझे थोड़ा सा कि निरक्ष रेखा होती क्या है। उसके बाद आपने ये पूरा देख लिया, लिख लीजिएगा आप, फिर अगला ये भी आप पढ़ लिए और ये यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता। अच्छा ध्यान देना, आज एक क्वेश्चन हम देखें, काकाटेनियर नाम की एक आपकी क्वेश्चन बैंक टाइप का आता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए हुए हैं। तो थोड़ा आप अगर ये निर्भर है कि हमारा काम विद्या और काका से चल जाएगा तो अभी टाइम है बेटा, सुधर जाओ, समझ लो। अगर 100 रुपये में ही सब कुछ मिलता होता तो कुमार मित्तल और बालाजी 1000 में ना बिकती। तो थोड़ा आप संभल के तैयार कीजिएगा क्योंकि वहाँ के आंसर्स गलत हैं। 2-4 क्वेश्चंस के, मैं सब नहीं कह रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चंस हैं मिस्टेक। अगर आप अच्छे रैंक लाना चाहते हैं तो आपको कोई भी त्रुटि चीज़ें पढ़ के नहीं जानी है। तो वहाँ पे एक दिया गया था कि द्विध्रुव के कारण चाहे तीव्रता पूछे और चाहे बल पूछे, वो किस घात पर निर्भर करेगी, तृतीय घात पर। चाहे अच्छी स्थिति बने चाहे निरक्षीय स्थिति बने, उसमें ऑप्शंस आपको दिया है आर का पावर 4। ध्यान देना बेटा, ये आर के पावर 4 पर निर्भर नहीं करेगी, किस पर निर्भर करेगी, आर के पावर 1/3 पर ही निर्भर करेगी। तो आप करेक्ट कर लेना जो भी क्वेश्चंस होगा। यहाँ तक कोई समस्या है कहीं तो बताइए। तो आगे देखिए ये कितने इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक चल रहे हैं कि पढ़ाते हुए हमें गर्मी आ रही है। अब आप सोचिए, आपको तो पेपर देना, आपको सब फोड़ देना चाहिए पेपर में। ये सब पहुंचे क्या आ रहा है, अच्छी स्थिति में क्या है, कुछ नहीं। पेपर में दिखे अच्छी स्थिति, कुछ नहीं। ये तो हमारे शिवपाल सर पढ़ाए थे, इसमें कुछ है ही नहीं, रटने जैसा कुछ नहीं। अभी तो हम इसको 2 मिनट में निपटा देंगे। देखिए कितनी इस ठंडी में इतनी गर्मी आ रही है पढ़ाते हुए, कितने हॉट टॉपिक आपके चल रहे हैं। ये पेपर में पक्का छपेगा बेटा। और अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है, अगली टॉपिक क्या है, कितना जबरदस्त टॉपिक है ये तो आप देख ही लिए। देखिए अगला टॉपिक क्या है इसमें, ये देखिए अगला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। आप देखिए लगातार आ रहा है आपका क्वेश्चन, देखिए जरा कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप यकीन मानिए अंसाल उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन 7 सेट होते हैं, 7 में 5 में कम से कम छपा मिलेगा आपको। चाहे सवाल पूछ लिया जाए और चाहे इस टॉपिक सीधा पूछ लिया जाए, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण फार्मूला प्रूव कीजिए। देखिए लगातार आ रहा है, देखिए आपके सामने, आंखों के सामने। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, भ्रम करने की जरूरत नहीं जब आपके राय और ना खोजने की। देखिए 2024 सेट नंबर 2, 2025 सेट नंबर 4, 2022 सेट नंबर 2, लगातार आता है भाई। गजब का टॉपिक है और आप इसको पढ़िए, देखिए क्या है इसमें। तो क्या द्विध्रुव तो आप समझ गए, हमें नहीं लगता द्विध्रुव में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। द्विध्रुव मतलब क्या, हम और हमारा जिगरी दोस्त दोनों के बीच की दूरी बहुत कम, ना वो कम ना हम कम, दोनों बराबर, यही क्या है वैद्युत द्विध्रुव। बोल देते हैं ना, लंगोटिया यार है, चाहे हम रहे चाहे वो रहे, बात एक ही है। दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है। सेम उसी तरीके से 2 आवेश अल्प दूरी पर, बीच की दूरी बहुत कम, क्या है द्विध्रुव। देखिए द्विध्रुव में क्या कमाल का है भाई टॉपिक। अकेला छोटा सा टॉपिक लेके आ रहा, तबाही मचाए हुए है, उसी को अच्छी बना दे रहा है, किसी को निरक्षीय बना दे रहा है, कहीं पे बलयुग्म आघूर्ण ले आ रहा है। तो आप देखिए बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है, फार्मूला देख लिए कि द्विध्रुव पर लगने वाला क्या निकालना है हमें, बलयुग्म का आघूर्ण। देखिए क्या है ये, मान लेते हैं कि कहीं पर एक समान विद्युत क्षेत्र E है जिसको तीर के द्वारा दिखाया गया। आप देखिए ध्यान से, माना एक समान विद्युत क्षेत्र E है जिसे किसके द्वारा दिखाया गया है, तीर के द्वारा दिखाया गया है। ठीक, अब क्या किया जाएगा, इसमें विद्युत क्षेत्र में हम क्या रख देंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव। क्या रखेंगे, माना एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, E है, जिसको किसके द्वारा दिखाया गया, तीर से। इसी एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रख देंगे, थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया गया है। मान लेते हैं ये द्विध्रुव क्या है, AB। अब आपको पता है द्विध्रुव है, ये किससे मिल करके बना है,
मान लेते हैं द्विध्रुव किससे, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, प्लस क्यू। मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र के साथ कितने कोण पर है ये, तो मान लेते हैं कि ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। बोलिए इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक। या आप थीटा कोण यहां ना लिखना चाहे तो आप लास्ट में भी देख सकते हैं कि ये थीटा कोण पर ही रखा गया है। ठीक। अब कोई भी द्विध्रुव, पहले से हम लोग पता, अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है तो किसी आवेश के कारण आया होगा, और अगर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है तो ये अन्य आवेश आएगा तो दो चीजें करेगा, या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। कहने का मतलब ये, अगर विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखेंगे तो इस पर बल कार्य करेंगे विद्युत क्षेत्र पर दो। एक तो इस सिरे पर कार्य करेगा, हम लोग पता है कि विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है वो ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट। यानी यहां से बल की बात करें तो यह बराबर क्यू इंटू क्या होगा, ई लगेगा। यानी यहाँ के इसके इस सिरे पर भी एक बल लगेगा जिसे आप F1 बोल देंगे, तो ये प्लस क्यू इंटू ई के बराबर, और इसके इस सिरे पर भी एक बल लगेगा, इसको अगर आप F2 कह देते हैं तो माइनस क्यू इंटू ई के बराबर। अब आप समझिए, ये है इसका एक सिरा, ये दूसरा सिरा, ये जितना बल आप इस सिरे पे लगाएंगे ऑटोमेटिक ये सिरा जैसे ये नीचे जाएगा ये सिरा ऊपर भागता हुआ चला जाएगा। समझिए बलिंग आघूर्ण क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि लिखेंगे क्या, पहले भाषा देख लीजिए कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई है जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा गया है, क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए। अब इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, F1 और F2। अब हम कह रहे हैं ये अगर स्वतंत्र है, यहाँ ये रखा है, इसके एक सिरे पर जितना बल लगाएंगे आप, जैसे ये नीचे भागेगा ऑटोमेटिक दूसरा सिरा ऊपर जाएगा। मतलब ये जब विद्युत क्षेत्र में ये द्विध्रुव मान ले रखा गया तो इसके दोनों सिरों पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, और ये बल इस द्विध्रुव को घुमाने का क्या करेगा, प्रयास। जितना ये एक नीचे जाएगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, ये डाउनवर्ड तो ये अपवर्ड जाएगा। अब ये क्या होगा, अगर घूमने के लिए स्वतंत्र है तो घूमना शुरू कर देगी, यानी ये दोनों बल मिल करके एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव का बलयुग्म आघूर्ण। समझ गए? विद्युत क्षेत्र इसमें रखा जाएगा द्विध्रुव। अब ये द्विध्रुव अगर है तो बीच की दूरी क्या होगी, 12 मीटर होगा। अब इस पर जो लगने वाला एक बल इधर लगेगा, एक ये, जितना बल ये इधर लगेगा पॉजिटिव उतना ये नेगेटिव। ये परिमाण दोनों का बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। एक अगर नीचे जाएगा तो दूसरा सिरा ऊपर जाएगा, और ये दोनों बल मिलकर के एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं जो द्विध्रुव को घुमाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगले में हम लोग भाषा लिख देते, फिगर आप यही देखेंगे, या चलिए यही देखते हैं। इसको छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन आप नोट ही कर लिए होंगे। देखिए क्या लिखेंगे, माना कोई एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। क्या लिखा जाएगा, माना कोई एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, वेक्टर ई है, जिसे तीर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है।
अब क्या होगा कि जो वैद्युत क्षेत्र है हमारा, यह वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, द्विध्रुव पर दो बल कार्य करते हैं। क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव पर दो बल F1 व F2 कार्य करते हैं जो द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हैं, द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रत्यानयन बल को ही, इसी प्रत्यानयन बलयुग्म को ही, यानी दोनों बल अलग अलग है तो दोनों मिलकर के एक जोड़ा बनेगा, यानी बलयुग्म को ही, इसी प्रत्यानयन बलयुग्म को ही वैद्युत द्विध्रुव का बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। क्या कहा जाएगा, बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं, बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं, जिसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बोलिए यहां तक क्लियर है। भाषा एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। अब हम देख लेते हैं कि द्विध्रुव पर लगने वाले बल, क्या देखेंगे, द्विध्रुव पर लगने वाले बल, तो प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल किसके कारण लग रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण। तो इस पर अगर आप F1 बोलेंगे तो ये प्लस किसके बराबर, QE के बराबर, किसके बराबर, प्लस QE के बराबर। अगले पेज में देख लेते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो माइनस Q आवेश के कारण लगने वाला बल तो इस पर क्या हो जाएगा, F2 बराबर माइनस Q इंटू ई, और ये मान लेंगे समीकरण क्या हो जाएगा आपका 2, किसके कारण, माइनस Q आवेश पर, एक मिनट, माइनस Q आवेश पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, माइनस Q आवेश पर किसके कारण, वैद्युत क्षेत्र E के कारण। ठीक कर लीजिए थोड़ा, क्या होगा, माइनस Q प्लस Q आवेश पर प्लस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र E के कारण, विद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला बल, इसको लिखा जाएगा अगर F1 तो F1 बराबर क्या होगा, प्लस Q इंटू ई। अब ध्यान दीजिएगा कि जो बलयुग्म आघूर्ण की परिभाषा होता है वो क्या होता है, द्विध्रुव पर लगने वाले दोनों बलों में से कोई एक बल तथा इनके बीच की लंबवत दूरी। अब आप देखिए लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे, चलिए पहले लिख लेते हैं फार्मूला। इसमें क्या है, ये मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, बलयुग्म का आघूर्ण, क्या निकालना है, बलयुग्म का आघूर्ण, चूंकि बल युग्म का आघूर्ण इसको लिखा जाता है टाउ से, ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है दोनों बलों में से कोई एक बल, दोनों बलों में से कोई एक बल गुणे दोनों बलों के, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी। अब यहां देखेंगे कि चलो ठीक बल की बात कर रहे हैं तो हम क्या ले लेंगे, चाहे F1 ले लें या F2 ले लेंगे। अब लंबवत दूरी की अगर बात किया जाए तो लंबवत दूरी क्या होगा, तो आप देखेंगे क्या इसको यहां से हम लंब डाल सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ, अगर ये हम लंब डाल सकते हैं तो लंबवत दूरी आपका यही तो बनेगा। अब अगर ये देखेंगे तो ये वाला भुजा कितने, 90, 90 के सामने की भुजा
कर्ण, और ये 90 के सामने की भुजा क्या होगा, कर्ण, और ये थीटा के सामने की भुजा क्या है, लंब। अच्छा बताइए, कर्ण पता है, लंब निकालना है, तो इसके लिए हम क्या लगा लेते हैं, साइन थीटा। क्या लगाएंगे, तो साइन थीटा बराबर, यानी ये 90 के सामने की भुजा कर्ण, ये क्या बन जाएगा, कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब, जो बचा वो आधार, हमारा लंबोत दूरी यही बनेगा। तो लंबोत दूरी अगर हम बीपी कह दें, इसको हम बिंदु कुछ भी कह सकते हैं, पी भी कह सकते हैं, बीपी अगर कहें तो ये निकालने के लिए हम क्या लेंगे, कर्ण पता है, लंब निकालना है, तो हम साइन थीटा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, साइन थीटा। देखिए तो इधर क्या ले लेंगे हम, त्रिभुज, या उसी में जो त्रिभुज बन रहा था हमारा, मान लेते हैं ए बी और पी में अगर हम कह दें तो इसमें क्या ले लें, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब आप फिर लंब ही तो निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग कह रहे थे बीपी और कर्ण की बात करें तो क्या था 2l, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीपी बराबर क्या मिल जाएगा, 2l साइन थीटा। और आप ये याद भी रख सकते हैं डायरेक्ट, क्या कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो लंबोत दूरी हम मान ली बीपी बना था, अब क्या करेंगे, बीपी का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, F1, अच्छा F1 का भी मान अब आप रख सकते हैं, F1 का मान क्या है, QE, दोनों में कोई भी रख लेंगे, चिन्ह से नहीं मतलब है, तो Q इंटू ई, और बीपी का मान क्या है 2l साइन थीटा, क्या है 2l साइन थीटा। अब आप इसको देखेंगे तो टो बराबर क्या मिल जाएगा, अच्छा ई को अगर हम देखें पहले, इसको क्या मिल सकते हैं, Q इंटू 2l, और अगर हम इसको लिखना चाहें तो E साइन थीटा लिख सकते हैं। अब आप बताएं Q इंटू 2l किसके बराबर, Q इंटू 2l किसके बराबर, तो क्या ये P के बराबर है, तो जहाँ Q इंटू 2l बन रहा है वहाँ हम क्या रख देंगे P, जब P रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा PE साइन थीटा। यही क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, ये क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। अब देखेंगे इसका सदिश रूप, क्या देख लेंगे, सदिश रूप। तो आपको पता है कि जब साइन हटता है तो क्रॉस आता है, और जब क्रॉस हटता है तो क्या आता है, डॉट आता है। जब साइन हटेगा तो क्रॉस आएगा, और क्रॉस आएगा तो ये क्या बनेगा, P क्रॉस E। ध्यान रहे, कई बार कंफ्यूज करने के लिए जब आप ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ E क्रॉस P भी मिलेगा, कभी भी E क्रॉस P नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी सदिश राशियाँ हैं वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं। किसका पालन, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। बताइए यहाँ तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कन्फर्म है। निकाल लेंगे द्विध्रुव क्या है, दोनों पर कोई एक बल, ये प्लस क्यू लगेगा, इस पर माइनस क्यू लगेगा, दोनों में से कोई एक बल, बीच की दूरी आप याद रखेंगे 2l साइन थीटा, तो हमें क्या मिल जाएगा PE साइन थीटा, ये Q इंटू 2l P बन जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, सदिश रूप। अब देख लेते हैं इसका मात्रक और विमा, क्या देख लेंगे, मात्रक और विमा भी देख लीजिए। अगर पूछा जाता है टाउ यानी बलयुग्म आघूर्ण का, बलयुग्म आघूर्ण का मात्रक व विमा, अच्छा जब मात्रक और विमा देखेंगे तो मात्रक, एक मिनट, मात्रक विमा से पहले आप विशेष स्थितियां देख लीजिए, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सा, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां में आप नंबर 1 ध्यान देना, जब थीटा का मान क्या हो जाए 0, जब थीटा बराबर 0 हो तो टाउ क्या मिल जाएगा, PE क्या होता है साइन थीटा, टाउ क्या होता है PE साइन थीटा। बताओ जब थीटा का मान 0 रखोगे तो साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का 0, तो लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण क्या होगा 0। यानी हम ये कह सकते हैं अगर विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा, ये विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में अगर आप वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं, इनके बीच कोण क्या होगा 0 अंश, यानी विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव के समांतर है, तो लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण क्या होगा 0। दूसरा, अब अगर 180 होगा तो भी यही होगा, क्योंकि साइन 180 का मान भी 0 होता है। अच्छा दूसरा, यदि थीटा का मान क्या ले लें हम 90 अंश, जब थीटा का मान 90 हो तो टाउ आप निकालेंगे, टाउ बराबर क्या होगा PE साइन 90 बन जाएगा। 90 का मान 1 होता है, और यही आप याद रखना ये मैक्सिमम भी होता है, तो टाउ बराबर क्या होता है PE। कई बार आपको सवाल दिया जाएगा और पूछा जाएगा अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण निकालिए, तो वहाँ आप थीटा का इंतजार नहीं करेंगे कि अभी आएगा कहीं से मिलेगा या ढूंढेंगे हम, वहाँ आप डायरेक्ट लगा सकते हैं टाउ मैक्स बराबर PE। या आप याद रखेंगे जब भी अधिकतम बोलेगा तो थीटा का मान ऑटोमेटिक आपको याद रखना है, कितना रखना है 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। चलिए विमा और मात्रक देख लेते हैं यहीं पे, किसका, टाउ का मात्रक व विमा, टाउ का मात्रक व विमा। तो थीटा का कोई मात्रक विमा होता नहीं, तो टाउ बराबर हम लोग क्या ले लेंगे PE
अब बताओ P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है, कूलाम इंटू मीटर। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं क्या होता है, न्यूटन अपान में क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। कूलाम से कूलाम कट जाएगा, जब कूलाम से कूलाम कट जाएगा तो इसका मात्रक क्या मिल जाएगा आपको, न्यूटन इंटू मीटर। और ध्यान रखना, न्यूटन इंटू मीटर को जूल भी बोलते हैं, तो अगर जूल भी लिख दिया जाता है तो कोई गलत नहीं है। तो आप ये याद रखेंगे कि टाउ का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा, आप बीमा लिख लेंगे टाउ का, तो जब आप बीमा लिखेंगे तो न्यूटन का बीमा क्या होता है, mL/-2। मीटर का क्या होता है, यल। अब आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा, mL²T⁻²। यही क्या है, आपके बलयुग्म आघूर्ण का बीमा। और यहाँ आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर बता रहे हैं, एक बार सवाल लगाते टाइम आपको पूछेगा अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण, तो आपको थीटा दिया नहीं जाएगा, आप याद रखेंगे कितने पे, 90 पे। दूसरा, आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये बहुत अच्छे से घुमाया जाएगा। ऑप्शन में आपको मिलेगा P क्रॉस E भी मिलेगा और E क्रॉस P भी मिलेगा। आप कौन सा टिक करेंगे, घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया है पहले से, और मैं अभी भी बता रहा हूं यहाँ फोर्स करके, इसीलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये P क्रॉस E ही होगा, कभी भी E क्रॉस P नहीं होगा। यहाँ आपका बलयुग्म आघूर्ण और इसी के साथ आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी टॉपिक पे आपका 1-2 क्वेश्चंस हैं, वो आप देख लेंगे। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे आप, उसके लिए थोड़ा सा जो कहानी है वो आप समझ लीजिए क्या है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, बलयुग्म आघूर्ण निकालना सीख जाएंगे। तो क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं बलयुग्म आघूर्ण या बल आघूर्ण भी बोला जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फार्मूला पता है, टाउ बराबर क्या है, PE sin थीटा। क्लियर। जहां अगर आप मान अब हमारे साथ पहचानना सीखेंगे हो गए होंगे थोड़ा बहुत, अगर टाउ की बात करें तो इसे क्या बोला जाएगा, बलयुग्म आघूर्ण। अगर बलयुग्म आघूर्ण आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो भी गणितीय मान दिया है उसके बगल में अगर क्या लिखा है, न्यूटन इंटू मीटर, तो वो किसका मान होगा फिर, टाउ का। पी की बात करें तो पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और आपको पता है आघूर्ण जान पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं जान पा रहे हैं तो क्या लिखा है, अगर कूलाम इंटू मीटर लिखा है तो ये किसका मान है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान है। ई को तो आप जानते ही हैं, ई के साथ ही तुम लोग खेल रहे हैं अभी तक। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसका मात्रक कई हो सकते हैं, आपको एक पता न्यूटन प्रति कूलाम जो सबसे ज्यादा, दूसरा आपको वोल्ट प्रति मीटर जो मिलेगा, तीसरा आपको पता है जूल प्रति क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर होता है। ठीक। थीटा क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण, कोण का मान दिया गया है तो ठीक है। अधिकतम पूछेगा तो 90, मान पहचान लेंगे। टाउ क्या है, बलयुग्म आघूर्ण। नहीं समझ पा रहा तो न्यूटन इंटू मीटर अगर गणितीय मान के बगल में लिखा तो आप टाउ है। अच्छा, ध्यान देना, यहाँ पर भी अगर P का मान दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो अब आप P निकालना जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। अच्छा, Q पता है क्या है, आवेश, और 2L क्या, उनके बीच की दूरी। आवेश किस में होना चाहिए, कूलाम में, दूरी किस में होना चाहिए, तो मीटर में होना चाहिए। अब आप ये बात समझ गए, क्या बताइए, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है कि आपको बलयुग्म आघूर्ण के डेरिवेशन में या इसमें कोई सवाल का अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ढूंढनी है तो क्या उसमें कहीं कोई समस्या अगर आ रही है तो आप बताइए, बोलिए। तो अब हम लोग सवाल लगाना शुरू करते हैं। देखिए सवाल क्या है, दिख रहा है सवाल, बोलिए। दिख रहा है, कहीं से कोई दिक्कत है तो बताएं यहाँ तक। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है 2 × 10⁻⁻8 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण। अब आप समझिए, कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण। अब अगर ये टर्म आप समझ पा रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण मतलब किसका मान, यहां से देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P का मान, ये भी ना जान पाए तो गणितीय मान के बाद क्या लिखा, कूलाम मीटर अगर लिखा है तो जी ये किसका मान है, द्विध्रुव आघूर्ण P का मान है। बताइए, ये बात आपका क्लियर। तो अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ क्या दिया है, तो द्विध्रुव आघूर्ण P दिया है, कितना दिया है, 10⁻⁻8 कूलाम। दूसरा देखिए क्या दिया है,
दूसरा कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव 2 गुणे 10 के घात 5 क्या वोल्ट प्रति मीटर, एक समान विद्युत क्षेत्र भी कह रहा है। ना भी समझ पाए विद्युत क्षेत्र तो भी क्या लिखा, वोल्ट प्रति मीटर, किसका मान हो, मात्रक ई का। तो मान अब किसका दिया है आपको, ई का मान दिया है। किसका मान दिया है, ई का मान दिया है। और ई का मान कितना है, तो ये कह रहा है 2 गुणे 10 के घात कितना है, 5 वोल्ट प्रति मीटर। थीटा आपको साफ साफ दिया है, थीटा का मान कितना दिया है, तो 30 अंश। कितना दिया है, ये कूलम इंटू मीटर था, ठीक 30। अब बताइए क्या पूछा है, कार्यरत बल आघूर्ण। बल आघूर्ण अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, किससे लिखा जाएगा, तो टाउ से लिखा जाएगा। अब बताइए ये जो लोग बताते हैं बहाने आपको, या आप लोग भी जो बहाने ढूंढते हो कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल टफ है, बताइए इसमें क्या टफ है, क्या आपको नहीं समझ में आया। डेरिवेशन में कहीं कोई कंफ्यूजन, सवाल में आप बताइए। मान अब आप नहीं ढूंढ पाएंगे इतनी बात पता होने के बाद। अगर इतने बात पता होने के बाद आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप ये बड़े बड़े कारनामे कैसे कर लेते हैं कि जो छुपाते छुपाते भी आपके वो सबको पता चल जाता है कि ये कांड आपने ही किया है। तो उसी तरीके से अब आप यहाँ देखिए, हमें नहीं लगता यहाँ कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए बेटा। अब न्यूमेरिकल आप लगाना आपकी जिम्मेदारी है, हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए। न्यूमेरिकल में कुछ है नहीं, अगर आपको क्या गुणा भाग आता भी है ना बताना, 16 पंचे कोई पूछे तो बता दो 76, अब ये गलत हो जाएगा। तब इतना आपको आता हो तो आप क्या करेंगे, ये सवाल लगा लेंगे इस पर। तो बताइए ये मान ढूंढने में कहीं से कोई कंफ्यूजन किसी को, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगला हमें क्या निकालना है, बलयुग्म आघूर्ण। और अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आ रहे हैं कि बलयुग्म आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, चूंकि टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। और आप बताइए जब सबका मान पता है, पी का मान कितना, 2 गुणे 10 के घात -8, ई का मान मात्रक क्या है, 2 गुणे 10 के घात 5, और साइन कितना दिया, 30। साइन 30 का मान कितना, 1/2। तो आप देखेंगे लिखा 2 गुणे 10 के घात -8, ये लिखा 2 गुणे 10 के घात 5। साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बताइए ये हो जाएगा 2 गुणे 10 के घात, ये -8 है और ये क्या है, +5 है। 8 में +5 घटेगा तो माइनस क्या बचेगा, 3 मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा ये फ्री का। अब आप बताइए इसमें कुछ लिखना भी नहीं, अगर आ जाता है 3 नंबर आपको मुफ्त में मिल जाएंगे। अब बताइए इसमें क्या कंफ्यूजन है कोई। अगला सवाल आप जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि आप खुद से लगा लेंगे। बात आपको यहां तक क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। सवाल या कुछ ना कुछ इस टॉपिक से आएगा ही आएगा, ये आप लिख के रख लो अभी से, नहीं तो ये वीडियो आपको मिलेगी उस टाइम में हम दिखाएंगे आपको कि बोले थे आया है कि नहीं आया इसमें से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव कितने न्यूटन प्रति कूलम। अभी जस्ट बताए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये किसका मान दिया है, तो आगे बोला भी है कि विद्युत क्षेत्र, और अगर विद्युत क्षेत्र से ना भी समझ पाते तो न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक, विद्युत क्षेत्र का, मतलब हमें किसका मान दिया गया है, तो ई का मान। और ई का मान कितना है, 10 के घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। आप देखिए आ रहे हैं क्वेश्चन लगातार। थीटा कितना दिया है ये तो आप पहचान ही लेंगे, थीटा कितना है, 30 अंश। आगे कह रहा है न्यूटन मीटर। अब आप देखिए 6 गुणे 10 के घात -24 न्यूटन इंटू मीटर। चाहे आप यहां समझ लें कि न्यूटन इंटू मीटर मतलब बलयुग्म आघूर्ण दिया है, या आप यहां से समझ लेंगे कि बल आघूर्ण लग रहा है, इसका मतलब किसका मान दिया है, टाउ का मान। अब टाउ का मान कितना है, 6 गुणे 10 के घात -24, और ये क्या है, न्यूटन इंटू मीटर। आगे हमसे क्या पूछ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण की गणना कीजिए। अब आघूर्ण आप समझ रहे ना, कौन सा कौन सा, एक तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और एक अब आपको मिल गया बलयुग्म आघूर्ण। तो जब बलयुग्म आघूर्ण या बलाघूर्ण बोलेगा तब टाउ, और जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेगा तब पी निकालना है। क्या निकालना है, पी का मान। यहाँ क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, पी। अच्छा अब आप बताओ क्या फार्मूला आपको पता है तीनों में रिलेशन, तो जी पता है टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा। हमें मान किसका निकालना है, पी का। तो ये सब गुणे में है, बटे में इनको भेज दो पहले से ही, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये टाउ बर अपान में क्या बन जाएगा, ई साइन थीटा, सबका मान रख दो। टाउ कितना, 6 गुणे 10 के घात -24, ई कितना 10 के घात 5, और ये साइन कितना
30 साइन 30 का मान 1/2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, आप कह सकते हैं, या ऐसे लिख लो अभी 10 के घात -24। अच्छा माइनस है नीचे, ऊपर सॉरी नीचे प्लस, ऊपर जाएगा 10 के घात 5 माइनस साइन 30 मतलब 1/2, ये तीसरा बटा ऊपर जाएगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 10 का घात 24 5 माइनस कितना, माइनस माइनस जुड़ जाएगा 29, मात्रा क्या होगा कूलाम इंटू मीटर। तो P बराबर क्या मिल जाएगा आपको 12 × 10 के घात -29 कूलाम इंटू मीटर। लिख लीजिए एक बार, देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। एक क्वेश्चन और है शायद, और इसके बाद आपका ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है जिस पे आप लोगों के साथ खेलता है एग्जामिनर जिस तरीके से, उसी तरीके से लास्ट में हमने भी एक क्वेश्चन दे दिया है और आपको पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद एक निचोड़ है और उस पर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाना है, क्या आप दिमाग लगा पा रहे हैं या नहीं। और अगर आप ये उम्मीद करिए कि अगर आप हमारे जितने लेक्चर जा रहे हैं सभी को पढ़े होंगे तो आपका दिमाग दौड़ेगा जरूर उस क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, अब आप बताइए वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या हो सकती है, अल्प दूरी, क्या हो सकता, अल्प दूरी कितना दिया 4 सेमी, होना किसमें चाहिए मीटर में, सेमी को हटाने के लिए किससे गुणा 10 के घात -2 से। विद्युत क्षेत्र में रखा है, विद्युत क्षेत्र ना समझ पाओ तो भी न्यूटन प्रति कूलम मतलब किसका मान, ई का मान, ई बराबर कितना 10 के घात 4 न्यूटन प्रति कूलम, थीटा भी कह रहा है कितना 30 अंश, क्या लग रहा है न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लग रहा है, मतलब टाउ है, क्या यहाँ टाउ कह रहा कितना है तो 9 × 10 के घात -2 न्यूटन इंटू मीटर। पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान देना क्या निकालना है, फिर जो अभी अगले क्वेश्चन में निकाले थे वही सेम निकालना है। अच्छा यहाँ अगर हमें क्यों दिया होता, देखो क्वेश्चन में घुमाता क्या है, कई बार हम लोग के दिमाग में ये बस जाता है कि क्वेश्चन में जितने गणितीय मान आए हैं सबका उपयोग करना है। नहीं भैया, ये बफर सिस्टम नहीं है कि आप खाने गए हैं तो हर एक वैरायटी का आप स्वाद लेंगे। अगर आप हर एक वैरायटी का स्वाद लेने लगे तो यकीन मानिए हॉस्पिटल में एडमिट मिलेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो हर एक किसी के लिए नहीं बनी होती हैं। ठीक उसी प्रकार एग्जामिनर भी खेलता है, कई बार क्वेश्चन में 2-4 मान फालतू का रख देता है। वो जानता है कि ये लड़कों का जो दिमाग होता है, विद्यार्थियों का दिमाग में ये चलता है कि जितना मान सवाल में आया उनको सबको कहीं ना कहीं रख के गुणा भाग करा देना है। तो ये थोड़ा सा निकलना है इससे, सबका हमें उपयोग नहीं करना है। संसार में बहुत लोग हैं, सब हमारे और आपके काम के नहीं हैं, कुछ है 1-2 जो काम के हैं, बाकी तो पूरा संसार काम का नहीं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, जो क्वेश्चंस दिए होंगे उन सब में पहचानना होगा। कुछ जगह ऐसे मिलेंगे जहाँ जितने भी मान आपको दिए गए वो सबके सब हमारे काम के नहीं होंगे। तो आप देखिए इसमें कौन सा काम का नहीं है। तो अब आप बताइए, जब हमें पी निकालना है, टाउ पता है, ई पता है, थीटा पता है, क्या ट्यूएल का कोई ज़रूरत है, ट्यूएल की हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसका हम कोई उपयोग नहीं करेंगे। और अगर आवेश पता होता तो हम ट्यूएल का यूज़ कर लेते, इन सबको हम छोड़ सकते थे। तो अब क्या निकाल लेंगे फार्मूला, पी निकालना। तो अभी हम लोग जस्ट देख के आ रहे हैं कि टाउ बराबर क्या बन गया था, पी ई साइन थीटा। पी अगर हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कैलकुलेट करते हैं तो टाउ अपान क्या बन जाता था, ई साइन थीटा। अब बताइए टाउ का मान 9 × 10 के घात माइनस कितना तो 2, ई का मान 10 के घात 4, साइन कितना 30 का मान 1/2, डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/2 ऊपर जाएगा, 10 के घात नीचे माइनस है ऊपर जाएगा, सॉरी नीचे प्लस ऊपर जाएगा तो प्लस, ये 1/2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 10 के घात नीचे प्लस ऊपर जाएगा तो -2 पहले से -4 और आएगा, 10 के घात -6 मात्रा कूलम इंटू मीटर। तो आप द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। ध्यान देना ट्यूएल की हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये बात हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, जो हम लोगों के रग रग में बस जाता है कि कोई भी गणितीय मान आया है तो उसको कहीं ना कहीं उसके साथ में गुणा भाग करानी है, बट यहाँ नहीं करना है आपको कुछ। चलिए इस चैप्टर का जो आपका पहला चैप्टर था वो आपके लास्ट टॉपिक है। आज हम आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे जो आपको 100% तैयार रखना ही रखना है, कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें कंफर्म। अब ये क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर आवेश ई है। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है और लगता है कि ये कहाँ से बन के चला आया है। देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर आवेश ई है, द्रव्यमान m है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में गतिमान है, त्वरण बताना है। लो जी क्या बताना है, त्वरण। अब ये तो ऐसे लगता है कि हमें लेके
चले गए कहाँ, न्यूटन भाई साहब के सामने। लेकिन भाई वो थोड़े से यूजफुल आएंगे यहाँ। तो हम लोग को देखिए पता है कि जब विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश होता है, ये विद्युत क्षेत्र है ई, इसमें जब कोई आवेश Q आता है तो इस पर एक बल लगता है, जो बल होता है जब बराबर क्या हो जाएगा, यानी अगर ई बराबर होता तो F अपान Q। क्लियर। यहां हमें क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई ही है, बल लगेगा तो हम मान लेते हैं F लगेगा भाई, उसमें कौन सी दिक्कत, आवेश Q की जगह क्या है, E है। अच्छा अब अगर यहां से देखेंगे तो विद्युत बल लगने वाला जो विद्युत बल है वो E बराबर F बराबर क्या मिल जाएगा, E इंटू ई मिलेगा। बोलिए। और न्यूटन का पता है कि जब बराबर क्या होता है, m में, अगर त्वरण हमें निकालना है, द्रव्यमान पता, तो ये किसके बराबर, F की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m में। तो अब बताइए m में बराबर क्या, E इंटू ई होगा। अब ए को ही तो त्वरण कहते हैं, क्या बचा है इसमें, ए का मान आप निकाल लेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ई अपान में क्या हो जाएगा, m। अब बताइए ऑप्शन कौन सा सही है, तो कौन सा मिल जाएगा, ई अपान में m। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आपके साथ खेला जा सकता है, क्यू भी लिखा जा सकता है। अल्फा कण बोल दिया जाएगा तो 2e भी लिखा जा सकता है। और क्या है, m है। तो इसी के साथ इस जर्नी का एक चैप्टर कंप्लीट होता है और आप लोग तैयार करते रहिए। हम इस चैप्टर की समरी लिख दे रहे हैं, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। और इस चैप्टर की समरी में देखिए क्या है, आपको कूलाम का नियम पता हो ना पता हो, आपको क्वांटीकरण के लिए सवाल लगाना जरूरी है। अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, वहां से आप तैयार कर लेंगे। जिस पे सवाल आता है Q बराबर प्लस माइनस NE। दूसरा आपको याद रखना है कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम में भी आप डिफिनेशन ना तैयार रखें, कोई दिक्कत नहीं, इस पर फार्मूला इसका तैयार होना चाहिए कि Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये किसके लिए है, निर्वात या वायु के लिए। अगर किसी माध्यम में रखा जाएगा तो इसमें आप किससे गुणा कराएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। दूसरा आप ध्यान रखेंगे परावैद्युतांक, क्या ध्यान रखेंगे, परावैद्युतांक, जिसको आप क्या लिखते हैं, K या एप्सिलॉन R लिखते हैं। इसका फार्मूला पता है, K या एप्सिलॉन R बराबर क्या आता था, एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन 0। यहाँ से आपको एप्सिलॉन 0 का मान आपको पता भी है कितना, 8.85 गुणे 10 के घात कितना, -12। अगर मात्रक निकालते हैं तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मान पता होना चाहिए। कई बार परावैद्युतांक दे देगा, माध्यम के विद्युतशीलता पूछ लेगी, तो आप यहाँ से लगा लेंगे। ठीक, अभी तक तो नहीं पूछा गया फिलहाल, बहुत पहले पूछा गया था 2015-16 में, तब से नहीं पूछा गया। लेकिन इस पे जो ये हम लोग पढ़ लिए थे कि परावैद्युतांक किसी माध्यम में जो लगने वाला बल है वो निर्वात अथवा वायु में लगने वाला बल, और बटे में परावैद्युतांक। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे 1 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में आए, लेकिन क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से। उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में क्या पढ़ लिए, जो याद रखना है आपको, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़े। क्या पढ़े, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान Q0। इसी में हम लोग पढ़ ले किसके कारण, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, जब बिंदु आवेश के कारण, तो E बराबर फार्मूला क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान में R स्क्वायर। फिर हम लोग पहुंच गए द्विध्रुव, किस पर पहुंच गए, द्विध्रुव। याद रखना कि द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण दोनों में से कंफर्म है दोनों ही आएंगे, नहीं आएंगे तो सवाल आएगा। यहाँ से द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो P बराबर क्या मिलता है, Q इंटू 2L। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं अक्षीय स्थिति। अब आपको पता ही है कि अक्षीय का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 निर्वात वायु में 2P अपान कितना, R3। निरक्षीय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो निरक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R3। और लास्ट आपने देख ही लिया बल युग्म का आघूर्ण, क्या देखा, बल युग्म का आघूर्ण, ये होता है टाउ बराबर, याद रखेंगे क्या होता है, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा। ध्यान रहे सदिश रूप में गलती नहीं होना चाहिए, अगर आप गलती करके चले आए इस 1 नंबर को समझ लीजिए हमारी मेहनत बेकार हो गई, अपनी तो आप छोड़ दीजिए। सदिश रूप जब पूछेगा तो क्या आएगा,
टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। कभी भी ई क्रॉस पी के बारे में सोचना भी मत गलती से। चैप्टर इतने हैं, इसमें डेरिवेशन के लिए आपको ये तीनों टॉपिक डेरिवेशन के लिए आप ये मान के चलिए इंपॉर्टेंट है, तीनों में कोई एक मिलेगा तय है। यहाँ से इस टॉपिक पे क्वेश्चन एक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। बाकी तो आप पूरा चैप्टर तैयार करेंगे, जितना आपको पढ़ाया गया इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। हाँ टाइम मिलता है तो एक आध क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल इधर उधर कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, लगातार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।